हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक करते हैं सुपरफास्ट 100 का। कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। मिल्खा सिंह ने 51वें साल में अपनी अंतिम सांस ली। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव होते, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हुआ था। पत्नी की मौत हो जाने के बाद मिल्खा सिंह पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वो खुद भी ICU में भर्ती थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर ये पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने पुष्टि की है कि 24 जून को होने वाली मीटिंग के लिए उनके पास फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैंने मीटिंग में जाने का अभी फैसला नहीं किया, मैं अपनी पार्टी के सदस्यों से चर्चा करके आखिरी फैसला लूंगी। वहीं CPM नेता और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता एम्पायर तारिगामी ने बताया कि उनके पास अभी तक दिल्ली से कोई फोन नहीं आया, लेकिन अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। CM ने बताया कि बैठक में पर्यावरण से संबंधित हरियाणा राज्य के विभिन्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में अब कोयला और अन्य परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जगह पर CNG, PNG और LPG का उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्रों में अभी तक CNG, PNG और LPG आपूर्ति पाइपलाइन पहुंच ही नहीं सकी है। हालांकि कंपनियों के पाइपलाइन के कार्य प्रगति पर है। CM मनोहर लाल ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। CM मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। HLP सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल खांडा के प्रयास रंग ला रहे हैं। सिरसा जिले में अब जल भराव की समस्या नहीं होगी। सिरसा वासियों को जल भराव से निजात मिलेगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी मिल चुकी है। योजना के लिए 28 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। नगर परिषद के अध्यक्ष रीना सेठी इसकी जानकारी उन्होंने दी। रीना सेठी ने योजना के लिए CM मनोहर लाल और विधायक गोपाल खांडा का आभार जताया। किसान आंदोलन में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां बढ़ती को देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। आंदोलन में हो रही घटनाओं पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। ने बताया कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी उस आंदोलन के नेताओं की होती है, लेकिन यहां हो रही घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अब किसान नेताओं के हाथ से आंदोलन निकल गया। वहीं SYL के मुद्दे पर अनिल विज ने कहा कि SYL को लेकर बातचीत पहले भी कई बार की जा चुकी है और अब केंद्र ने एक बार फिर प्रयास किया है, तो अगर बातचीत से मसला हल होता है तो बहुत अच्छी बात है।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला को न जाने कौन सी बीमारी है और उनका इलाज भी नहीं हो सकता। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर हो रही कम। 24 घंटे में 209 नए मरीजों की हुई पहचान। एक दिन में 36 लोगों ने गंवाई जान। एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर हुई 2940। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड परिसर में जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोडिंग वाहनों के खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे ओवरलोडिंग को रोका जा सके। उकलाना में सड़क निर्माण में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क में जगह जगह हुए गड्ढे, मरम्मत के बाद भी नहीं सुधर रही हालत। सोनीपत के गुणागांव में सोलर स्ट्रीट लाइट गबन मामले में 2 महीने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। बीडीपी और मिली भगत का जो है आरोप उस पर लगाए। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से लगातार छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस बार तो हालात ये बन गए हैं कि बिना एग्जाम के ही 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को पास किया जा रहा है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से 12वीं क्लास के लिए जो रिजल्ट का फॉर्मूला निकाला गया है, उससे स्कूल संचालक ही नहीं बल्कि छात्र भी निराश हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बहादुरगढ़ में किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि जल्द गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें बीजेपी को हराने के लिए किसान नई रणनीति बनाएंगे। प्रदेश में किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आदित्य कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में सिरसा जिला प्रभारी को विशेष रूप से पहुंचना था। बैठक की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता से संबंधित किसानों ने मौके पर पहुंचकर बैठक का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। गोहाना के बिचपड़ी गांव के ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड फ्लाई हाईवे पर धरना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि खेतों में आने जाने के लिए सर्विस रोड की बजाय रास्ता देकर एक पुल का निर्माण किया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने डीसी को भी पत्र लिखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनको अपने खेतों में काम करने के लिए रोजाना आना जाना पड़ता है और उनके खेतों में आने जाने के लिए क्रॉसिंग नहीं होगी तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल पर आरोप लगे हैं कि 6 महीने पहले एक महिला का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई थी। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में दर्द हुआ। जब दर्द के बाद इलाज दोबारा कराया गया तो खुलासा हुआ कि ऑपरेशन के वक्त डॉक्टरों ने महिला के पेट में कॉटन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। नॉर्थ ईस्ट मामलों की एडवोकेट स्काई शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन करने के लिए पहले पैसे लिए गए, लेकिन जब डिस्चार्ज किया गया तो 85,000 का बिल फिर से थमा दिया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। सोनीपत के गांव कमासपुर की एक महिला ने आरोप लगाया कि 21 मई को रात के समय पुलिस वर्दी में 5 शख्स अचानक घर में घुस गए और पूरे घर की जबरन तलाशी ली। यही नहीं, वर्दीधारियों ने महिला के साथ भी बदतमीजी की। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने फतेहाबाद के डीसी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाना में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर योग दिवस पर हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को योग अभ्यास किया जा रहा है। राष्ट्रीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में एक योग कैंप लगाकर योग के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार योग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। रादौर में पीएम किसान सम्मान निधि पाने ऐसे किसानों की मुसीबतें बढ़ गई जो या तो इनकम टैक्स पेइंग है या फिर ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कि 10,000 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसानों को भी सम्मान निधि वापस करनी होगी। पलवल पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर पैसे हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मीसा गांव के रहने वाले उमेश कुमार की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने अदालत में 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपए उससे ऐंठे गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अर्जुन टाक को दिल्ली के मंडावली से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी विनोद कुमार को दिल्ली के ही लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी एक आरोपी फरार है जो मथुरा का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक शहर को निगम ने 5 इको फ्रेंडली मिनी बस की सौगात दी है। शहर में 32 सीट वाली इको फ्रेंडली बसों का शुक्रवार से 50% क्षमता के साथ संचालन शुरू कर दिया गया। मेयर मनमोहन गोयल, नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा और रोडवेज अधिकारियों की मौजूदगी में इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर मेयर ने सभी शहरवासियों को बधाई दी। तो वहीं नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीण भी 10 रुपए किराए पर इन बसों में सफर कर सकेंगे। फिलहाल अभी 5 बसों का संचालन शुरू किया गया। अगर इसके अच्छे नतीजे सामने आते हैं तो बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। सिरसा की बेटी का ओलंपिक टीम में महिला हॉकी टीम में चयन हुआ। अर्जुन अवार्डी सविता पुनिया का महिला हॉकी में चयन होने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। सोनीपत की बेटी नेहा गोयल का टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम में चयन हुआ है। नेहा के सिलेक्शन से पूरा परिवार खुश है। नेहा के रिश्तेदार, टीचर और कोच ने बताया कि नेहा के परिवार ने शुरू से ही दुखों के साए में जीवन जिया है। नेहा के पिता की मृत्यु के बाद से परिवार पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन नेहा ने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। नेहा की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि अब वो टोक्यो ओलंपिक में खेलकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त कराना, लेकिन अधिकारी और विभागों की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। एक ऐसी ही तस्वीर अंबाला से सामने आई है जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही की जा रही है। जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही। टीकरी बॉर्डर पर कसार गांव के युवक के जलाए जाने के मामले को लेकर समाज के लोगों ने एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान देवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की गई है कि परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। गौरतलब है कि बुधवार को कसार गांव के रहने वाले एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अब सामान्य तरीके से ही मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन मनाने का निर्णय लिया गया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रसारण के जरिए आम जनता तक योग पहुंचाने के कार्यक्रम था, मगर अब कोरोना की थमती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने योग दिवस को सामान्य तरीके से ही मनाने का फैसला किया। डीसी महावीर कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां चल रही है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए विरोध को देखते हुए जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। दूसरी ओर मेयर मदन चौहान को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे मेयर मदन चौहान को वापस लौटना पड़ा। इधर यमुनानगर में मंडेबर रोड पर स्थित केमिकल की एक अवैध फैक्ट्री पर सीएम फ्लाई ने छापा मारा। इस दौरान सीएम फ्लाई ने मौके पर भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सील किया। इसके साथ ही 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया गया। सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मंडेबर रोड पर एक अवैध फैक्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से केमिकल बनाया जा रहा है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। जिसके बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर यहां पर छापेमारी की गई और यहां से भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद हुआ, जिससे कि ये लोग कई तरह के प्रोडक्ट से तैयार करते थे। उन्होंने बताया कि यहां पर यह अवैध काम करीब 3 साल से चल रहा था। प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में राज्य नारकोटिक्स विभाग को करनाल में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 185 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस के शिकंजे में आया शख्स पंजाब के पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हेरोइन सप्लाई करता था। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कुरुक्षेत्र से लाई गई नशे की खेप को अलग अलग जगहों पर बेचने की फिराक में था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया। इसके अलावा नशे के कारोबार में साथ देने वाले इसके एक साथी की तलाश की जा रही है। इधर फतेहाबाद के भट्टू रोड इलाके में चैन स्नैचिंग की घटना आम हो गई है। बीते रोज गली में घूम रही महिला के गले से 2 बाइक सवार युवक चैन छीन कर रफू चक्कर हो गए। महिला ने बताया कि गली में आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी 1 तोले की सोने की चैन छीनी और फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। आपको बता दें कि दिन पहले ही 4 मरला कॉलोनी में भी चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। गोहाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन शहर में चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। ताजा मामला वार्ड 19 के राशन डिपो पर देखने को मिला। वारदात के दौरान चोरों ने डिपो का ताला तोड़कर हजारों रुपए का राशन और नकदी लूट ली। वहीं डिपो संचालक का आरोप है कि कई बार पुलिस को कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हद तो यह है कि 3 साल में इस डिपो में ये चौथी घटना हुई है और पुलिस अभी भी इसकी तफ्तीश गहराई से नहीं कर रही। जींद के कंडेला गांव से 25 वर्ष से विजेंद्र के गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 5 महीने से युवक लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष लगातार बना हुआ है। पिछले ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने का ऐलान किया था, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी कंडेला गांव पहुंचे और एक कमेटी का गठन किया। रोहतक के गांव बोहर में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला ने घरेलू कलह की वजह से खुद को फांसी लगाई। जज्जर के बरहाना गांव की प्रीति की शादी 3 साल पहले रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले रवि के साथ हुई थी और इनकी 1-1.5 माह की बच्ची भी है। महिला का पति सेना में कार्यरत है और वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही महिला के मायके वाले भी बोहर गांव पहुंचे। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया।
इस दौरान ससुराल और मायके पक्ष के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उधर पृथला के गांव चंदावली में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। थाना सदर एसएचओ ने युवक की हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर जांच पूरी होने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। सिरसा के मुख्य डाकघर के बाहर कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज हफ्ते के आखिरी दिन शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। बता दें कि शुक्रवार को पेट्रोल में 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट में 27 से 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आज दूसरा दिन है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, यानी भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। कॉमेडी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने मुनमुन के खिलाफ दायर सभी एफआईआर को स्टे कर दिया। मुनमुन पर एक वीडियो में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि उन्होंने इस वीडियो पर माफी मांगते हुए हटा दिया था। मुनमुन के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई।